नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 की एक और क्लास के साथ हम फिर हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चल रहा है, तो ये उसी कड़ी का अगला पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस और पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उन सभी की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है उसे कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज विच इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है एरोबिक, एनारोबिक, आइसोमेट्रिक या आइसोकाइनेटिक। तो वो शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एरोबिक व्यायाम या एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाते हैं और एनारोबिक अनुपस्थिति में। नेक्स्ट, 300 मीटर की ऊपर की ऊंचाई निम्नलिखित में से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है? एल्टीट्यूड अबव 3000 मीटर कैन एडवर्सली अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके ऑप्शन है जंपिंग क्षमता, तेज धावन क्षमता, लंबी दूरी की दौड़, फेंकने की क्षमता। तो अगर हम 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग करते हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लंबी दूरी की दौड़। 3000 मीटर यानी 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो इसका इफेक्ट सहनशीलता यानी इंडोरेंस वाली एक्टिविटीज पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। नेक्स्ट, व्यायाम के बाद पेशी के पूर्ण पुनर्संश्लेषण के लिए औसत न्यूनतम अवधि कितनी है? विच इज द एवरेज मिनिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीट रिसिंथेसाइज ऑफ मसल आफ्टर एक्सरसाइज। तो इसके ऑप्शन है 1 से 2 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। तो व्यायाम के बाद पेशी के पुनः संश्लेषण में कितना टाइम लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 48 घंटे, 48 आवर्स। इसको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है क्योंकि आप सभी को पता है घंटों को इंग्लिश में आवर्स कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किया। तो व्यायाम के बाद पेशी के पूर्ण संश्लेषण में 48 आवर्स लगते हैं, यानी 48 आवर्स के रेस्ट के बाद आप दोबारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय का सूक्ष्म परिणाम, सेप्टल इफेक्ट ऑफ द हार्ट इन ट्रेन्ड एक्सरसाइजर। तो इसके ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या ऊपरी कोई नहीं। तो जो प्रशिक्षित व्यायामी होता है उसके हृदय पर क्या असर पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घटता है। जो प्रशिक्षित हृदय होता है उसके हृदय का सूक्ष्म परिणाम उसकी हृदय दर घट जाती है। देखिए, नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट 72 होती है, लेकिन अगर एक ट्रेंड एथलीट है तो उसकी हार्ट बीट 40 पर मिनट तक हो सकती है। तो इसीलिए उसकी हार्ट रेट या हार्ट बीट घट जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, पैर बल को इससे सुधारा जा सकता है। कैन लेग स्ट्रेंथ बी इम्प्रूव्ड बाय दिस। तो इसके ऑप्शन है ऊंची कूद, गहराई में छलांग, पुशअप्स या चिनअप्स। तो पैर बल को किससे सुधारा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गहराई में छलांग। डेप्थ जंप्स, देखिए एक बॉक्स रख के उसके ऊपर से नीचे की ओर कूदना और फिर जाके ऊपर से नीचे की ओर कूदने से लेग की स्ट्रेंथ को सुधारा जा सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, मध्यावधि प्रशिक्षण इसके लिए अच्छा है। इज मिड टर्म ट्रेनिंग गुड फॉर इट। तो इसके ऑप्शन है मंदी अवधि, मध्यावधि, प्रतियोगिता की अवधि या ऊपरी कोई नहीं। तो मध्यावधि प्रशिक्षण जो है वो इंटरमीडिएट पीरियड के लिए सबसे अच्छा होता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा, मध्यावधि। देखिए, इसका आंसर क्वेश्चन में ही इन्होंने दे दिया, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और वो सही हो जाता। मध्यावधि प्रशिक्षण जो है इसको इंटरमीडिएट पीरियड या इंटरनल ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, और ये मिड सीजन यानी मध्यावधि में दिया जाता है। मध्यावधि यानी
मिड सीजन या इंटरमीडिएट पीरियड। नेक्स्ट, परिक्रमा प्रशिक्षण यह इसके विकास का प्रभावी प्रकार है। सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट। तो इसके ऑप्शन है गति, लचीलापन, बल तीव्रता या क्षमता। तो परिक्रमा प्रशिक्षण, जिसको हम सर्किट ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हिंदी में कहीं कहीं आपको परिक्रमा प्रशिक्षण भी ये लिखा मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये परिक्रमा प्रशिक्षण वही है जिसको मॉर्गन और एंडमसन ने बनाया था। तो ये किसके लिए यूज होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बल तीव्रता यानी स्ट्रेंथ इंडोरेंस। सर्किट ट्रेनिंग से हम स्ट्रेंथ इंडोरेंस के विकास को बल दे सकते हैं। नेक्स्ट, जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को तुरंत अपनी शरीर स्थिति और भेद को सुस्पष्ट तरीके से बदलने में प्रभावी होती है वह है द फिजिकल एबिलिटी विच इनेबल अ पर्सन टू इंस्टेंटली चेंज हिज बॉडी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन इन एन कॉन्स्पिकुअस मैनर इज। तो इसके ऑप्शन है गति, संतुलन, समन्वय या फुर्ती। तो वो शारीरिक क्षमता कौन सी है जिससे कोई व्यक्ति अपनी शरीर की स्थिति को तुरंत बदल सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एजिलिटी यानी फुर्ती। कोई भी व्यक्ति अपनी एजिलिटी या फुर्ती से अपने शरीर की स्थिति को तुरंत बदल सकता है। नेक्स्ट, एक व्यायामी 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करता है तो वह इस गति से भागा। An athlete covered a distance of 100 meter in 10 seconds, so he ran at this speed। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय की, तो आपको स्पीड बतानी है। तो आपको सभी को पता ही है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इंग्लिश में कहें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दूरी कितनी है? तो दूरी है 100 मीटर और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, बचा 10। तो आंसर क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वो व्यक्ति 10 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करता है। नेक्स्ट, दौड़ के अंत के समीप धावक पर यह बल काम करता है। नियर द एंड ऑफ द रेस द फॉलोइंग फोर्स एक्ट ऑन द रनर। तो इसके ऑप्शन है वजन, घर्षण, सभी प्रतिरोध या ऊपरी सभी। तो दौड़ का जब अंत होने वाला होता है उस समय जो रनर होता है उस पर क्या क्या कार्य करता है? तो दौड़ के अंत में जो रनर या धावक होता है उस पर ये सभी चीजें काम करती हैं। उस पर वजन, घर्षण और जितने भी प्रतिरोध हैं वो सभी उस समय उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। वेट, फ्रिक्शन एंड और रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, एलएसडी प्रशिक्षण व्यायामी के लिए उच्च तीव्रता प्रशिक्षण से कुछ राहत इस प्रकार दे सकता है। एलएसडी ट्रेनिंग कैन प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फॉर एक्सरसाइजर एज फॉलोज। तो इसके ऑप्शन है मध्यांतर प्रशिक्षण, फाटलेक प्रशिक्षण, गति प्रशिक्षण या वजन प्रशिक्षण। तो एलएसडी ट्रेनिंग यानी लॉन्ग स्लो डिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो उच्च तीव्रता प्रशिक्षण से कैसे राहत दे सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाटलेक प्रशिक्षण। एलएसडी यानी लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, एलएसडी यानी लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, यह एक एरोबिक सहनशीलता प्रशिक्षण है जिसमें साइकिलिंग और रनिंग की जाती है। जर्मनी के अर्नेस्ट वैन ऑकेन ने एलएसडी प्रशिक्षण बताया था और एलएसडी प्रशिक्षण ले रहे एथलीट के लिए उच्च तीव्रता प्रशिक्षण में कुछ राहत जो है वो फाटलेक प्रशिक्षण ही दे सकता है। फाटलेक प्रशिक्षण को स्पीड प्ले भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। फाटलेक प्रशिक्षण मैंने सबसे शुरुआत में ही बताया है, इसी को हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा खिलाड़ियों में शारीरिक क्षमता और सहनशीलता विकसित की जाती है। नेक्स्ट, डंबल्स, बारबेल और पुली मशीन का उपयोग इसमें होता है। डंबल्स, बारबेल्स एंड पुली मशीन आर यूज्ड इन। तो इसके ऑप्शन है भार प्रशिक्षण, गति प्रशिक्षण, परिक्रमा प्रशिक्षण या सामर्थ्य प्रशिक्षण। तो डंबल्स, बारबेल और पुली मशीन का उपयोग किस प्रशिक्षण में यानी किस ट्रेनिंग में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भार प्रशिक्षण यानी वेट ट्रेनिंग। डंबल्स, बारबेल और पुली मशीन का प्रयोग वेट ट्रेनिंग या वजन प्रशिक्षण या भार प्रशिक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट, गति का समुच्चय नहीं है। स्पीड इज नॉट एन एग्रीगेट ऑफ। तो इसके ऑप्शन है अत्यधिक गति, विस्फोटक बल, पुनरावृत्ति या गति तीव्रता।
तो गति किसका समुच्चय नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति। गति पुनरावृत्ति का समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट, बल प्रशिक्षण में दो अभ्यास के बीच खिलाड़ी को कितना आराम करना है? हाउ मच रेस्ट डज द प्लेयर हैव टू टेक बिटवीन टू एक्सरसाइज इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की दो एक्सरसाइज के बीच, दो अभ्यासों के बीच हमें कितना रेस्ट खिलाड़ी को देना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 48 घंटे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दो सेशन के बीच हमको खिलाड़ी को 48 घंटे का रेस्ट टाइम या आराम का टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से टांगों के लिए कौन सा व्यायाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सरसाइज फॉर लेग्स? तो इसके ऑप्शन है स्क्वाट जंप, स्ट्राइड जंप, पुल अप्स या स्टेप अप्स। तो टांगों के लिए यानी लेग्स के लिए कौन सा नहीं है? तो देखिए, जंप है यानी लेग इन्वॉल्व होंगे, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आता है स्टेप्स अप्स। तो स्टेप्स अप्स में भी हमारे लेग्स यूज होते हैं। बात आई सी की, पुलअप्स। तो पुलअप्स में लेग का कोई काम नहीं होता। पुलअप्स हाथों से लगाया जाता है और ये हैंड्स और शोल्डर्स की मसल के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलअप्स। नेक्स्ट, खेलों में संवेदनों के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका है। द बेस्ट वे टू ट्रेन सेंसिटिविटीज इन स्पोर्ट्स। तो इसके ऑप्शन है दमन, अनुप्रेषण, निषेध या उदात्तीकरण। तो जो संवेदनाएं होती हैं उनको हम कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं कि खेलों में उनका कम से कम इफेक्ट पड़े? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उदात्तीकरण, सबलिम। खेलों में संवेदनाओं के प्रशिक्षण का सबसे बेहतर तरीका उदात्तीकरण या सब्लिमेशन है। अगले क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जैसा कि आपको पता ही है, बहुत मेहनत करके हम वीडियोस को लाते हैं, तो वीडियोस को पूरा जरूर देखें और इनको शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि हर फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट के पास ये वीडियो जरूर पहुंचे। नेक्स्ट, वायुजीवी व्यायाम इसके विकास में सहायक है। एरोबिक एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसके ऑप्शन है गति, बल, फुर्ती या तीव्रता। तो वायुजीवी यानी एरोबिक एक्सरसाइज किसके लिए हेल्पफुल होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीव्रता या इंडोरेंस। वायुजीवी व्यायाम इंडोरेंस के विकास के लिए सबसे अच्छी व्यायाम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण का अत्यधिक लंबा चक्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसिवली लॉन्ग साइकिल ऑफ ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है बृहद चक्र, सूक्ष्म चक्र, मध्यम चक्र या साप्ताहिक चक्र। तो इनमें से सबसे लंबा चक्र कौन सा है प्रशिक्षण के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वृहद चक्र या लार्ज साइकिल। वृहद चक्र या लार्ज साइकिल को ही हम माइक्रो साइकिल के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्म चक्र को हम माइक्रो साइकिल कहते हैं, जिसको हम साप्ताहिक कहते हैं, ये सबसे छोटा चक्र होता है। मध्यम चक्र को हम मिडिल साइकिल या मीजो साइकिल भी कहते हैं और ये मासिक चक्र होता है यानी मंथली साइकिल होता है। और वृहद चक्र यानी माइक्रो या लार्ज साइकिल, इसको हम वार्षिक चक्र कहते हैं और इसका जो टाइम होता है ये 3 से 12 माह यानी 3 to 12 मंथ तक का होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ है। द फेमस जिम्नास्टिक क्राफ्ट नेम्ड डेकोबोलस मीन इन ग्रीक। तो इसके ऑप्शन दौड़ाक, विजेता, चक्का फेंकने वाला या जेवलिन फेंकने वाला। तो डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चक्का फेंकने वाला, डिस्कस थ्रोवर। डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध एथलेटिक्स स्टैचू का ग्रीक में अर्थ है चक्का फेंकने वाले से यानी डिस्कस थ्रोवर से। नेक्स्ट, पहला कायांतर इस उम्र के अवधि में होता है। डज द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस अकर्स ड्यूरिंग दिस एज पीरियड? तो इसके ऑप्शन है 7 से 10 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 11 से 14 वर्ष या 2 से 4 वर्ष। तो पहला कायांतर किस उम्र में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 से 10 वर्ष, 7 to 10 ईयर्स। पहला कायांतर यानी पहला मेटामॉर्फिस जो है ये 7 से 10 वर्ष की उम्र में होता है। कायांतर या मेटाफॉर्सिस एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनुष्य में पहला कायांतर
7 से 10 वर्ष की उम्र में होता है। यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं वो 7 से 10 वर्ष में शुरू होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है? विच एक्टिविटी बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज? तो इसके ऑप्शन है साइकिलिंग, स्क्वैश, दौड़ना या तैराकी। तो इनमें से कौन सी क्रिया में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होगी? देखिए, साइकिलिंग में दिया गया है 5.5 मील प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल चल रही है। दौड़ने में रनिंग की स्पीड भी दी गई है और तैराकी में भी स्पीड दी गई है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें बर्न होगी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दौड़ना। 10 मील प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाने में किस प्रकार के भार को दर्शाता है? जंपिंग फ्रॉम अ बेंच टू द फ्लोर एंड इमीडिएटली रिटर्निंग बैक टू द बेंच रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ लोड? तो इसके ऑप्शन है इसेंट्रिक, गतिभार, कोसेंट्रिक या प्लायोमेट्रिक। तो एक बेंच से फर्श पर कूदना और तुरंत बेंच पर वापस आ जाने में कौन सा प्रकार है भार का? तो जैसे आपको मैंने ये ट्रेनिंग बताई है कि किस ट्रेनिंग में इसका यूज किया जाता है, अलग अलग साइज के बॉक्सेस होते हैं, उस पर जंप करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर जंप करते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लायोमेट्रिक। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में हम बॉक्सेस का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया भी है, अलग अलग साइज के बॉक्सेस होते हैं, उन पर हम जंप करके जाते हैं और फिर उतरते हैं, फिर जंप करके जाते हैं, फिर उतरते हैं, फिर जंप करके जाते हैं और फिर उतरते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया था? विच मेजर क्राइटेरियन फॉर डिटेक्टिंग टैलेंट वॉज नॉट सजेस्टेड बाई गिम्बल? तो इसके ऑप्शन प्रेरणा, फिजियोलॉजिकल तथा मॉर्फोलॉजिकल कारक, सामाजिक चर या ट्रेन एबिलिटी। तो इनमें से कौन सा कारक या पैमाना गिम्बल ने नहीं बताया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक चर। प्रतिभा का पता लगाने के लिए सामाजिक चर का जो पैमाना है ये गिम्बल ने नहीं बताया था। गिम्बल एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने प्रतिभा का पता लगाने के लिए प्रेरणा, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाफोलॉजिकल फैक्टर्स और ट्रेन एबिलिटी, इन तीनों को बताया था, लेकिन सामाजिक चर यानी सोशल वेरिएबल्स ये इन्होंने नहीं बताए थे। नेक्स्ट, जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार ना तो इतना कम और ना ही इतना ज्यादा हो तो उसे कहते हैं when the training load is neither so low nor too high according to the ability of the player it is called। तो इसके ऑप्शन है सब मैक्सिमम लोड, क्रेस्ट लोड, ऑप्टिमल लोड या समान लोड। तो खिलाड़ी की जो क्षमता है अगर उससे ना कम और ना उससे ज्यादा भार उसको दिया जाए तो वो भार क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिमम लोड। ये क्वेश्चन शायद शुरुआत के वीडियो में जो पार्ट 1 या पार्ट 2 है वहां पे ये आ भी चुका है, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से कराया जब ये मेरे सामने आया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि कार्य एवं विश्राम के प्राकृतिक तारतम्य पर कार्य करती है? Which of the following training method work on the natural rhythm of the work and relaxation? तो इसके ऑप्शन है लगातार विधि, विकल्प पेश विधि, पार्टलेक प्रशिक्षण विधि या आंतरिक प्रशिक्षण विधि। तो इनमें से कौन सा वो मेथड है जो नेचुरल रिदम एंड वर्क एंड रिलैक्सेशन के जो मेथड है उस पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंतरिक प्रशिक्षण विधि, इंटरनल ट्रेनिंग मेथड। आंतरिक प्रशिक्षण विधि या इंटरनल ट्रेनिंग मेथड जो है ये सहनशीलता को विकसित करने के लिए, हृदय का प्रशिक्षण करने के लिए यूज होता है, और ये अंतराल प्रशिक्षण जो है यानी इंटरवल ट्रेनिंग जो है ये उसी का एक टाइप है, और इसमें ही हम वर्क और रिलैक्सेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के इस पार्ट में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।